बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरे चेस्ट पे कि चेस्ट एक्सरे हम किस तरीके से रीड करेंगे। तो कुछ आसान तरीके मैं बताऊंगा, उस तरीके से इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप जो है वो एक्सरे चेस्ट रीड करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले जो है हम एक्सरे की तरफ आते हैं। तो एक्सरे में हमने कुछ चीज़ें देखनी है, कुछ पॉइंट है तो वो हमने नोट करने हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक्सरे आता है तो हमने पहले ये देखना है कि ये एक्सरे जो है, यानी कि इसमें ये लेफ़्ट और राइट का वो इंडिकेटर दिया होता है कि ये लेफ़्ट साइड है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये एक्सरे सीधा है। अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं तो वो एक्सरे यानी कि उल्टा हो जाता है, हम सही से उसको रीड नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात इसमें एक और चीज़ है कि जिस पेशेंट का एक्सरे हम देख रहे हैं तो उस पेशेंट का नाम होगा यहाँ पे। जैसे ये पेशेंट है हज़रत ख़ान, तो ये इनका एक्सरे है, किस डेट पे हुआ है ये वो डेट भी बताता है, कौन से हॉस्पिटल का है वो हॉस्पिटल नेम भी बताता है, इसके अलावा टाइम बताता है कि भाई ये टाइम है। तो एक्सरे में हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका कंट्रास्ट देखते हैं कि कंट्रास्ट इसका ये ओवर कंट्रास्ट है, ये कंट्रास्ट इस पर कम लगा है। तो अगर कंट्रास्ट ज़्यादा हो जाता है तो ये ब्लैक शेडो ज़्यादा हो जाता है। तो नॉर्मल कंट्रास्ट खैर वो एक्सरे वाले जो है वो ख़ुद जो है सेट करते हैं और एक अच्छा एक्सरे हमें फिर देने की कोशिश करते हैं। तो एक्सरे में ये चीज़ें देखने के बाद हमें कंफर्म हो जाता है कि जी ये इसी मरीज़ का एक्सरे है। तो उसके बाद उसमें हम फिर कुछ चीज़ें और देखते हैं, जैसे कुछ हार्डवेयर है, ये जैसे एक ये तार आ रही है, एक ये तार आ रही है, एक ये है। तो ये एक्सटर्नल ईसीजी स्टिकर लगे हुए हैं, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि ये जो है एक्सटर्नल, ये इंटरनल नहीं है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को वेल रिप्लेसमेंट हुई है, कार्डिक पेशेंट होता है, तो वेल रिप्लेसमेंट का निशान यहाँ पे आ जाता है। वो वेल यहाँ पे बना हुआ होता है, वो मेटेलिक होता है, तो इसलिए वो भी एक्सरे में आ जाता है। इसके अलावा जब एक्सरे होता है तो वो जितनी भी मेटल की चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें हटा देते थे कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ना आए। फिर एक्सरे की तरफ हम ये देखते हैं कि भाई ये एक्सरे जैसे दो किस्म के होते हैं, पीए व्यू और एपी व्यू। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पीए व्यू है या एपी व्यू है। एपी व्यू में ये है कि एक्सरे की लाइट जो है वो सामने से पड़ती है और एक्सरे की कैसेट पीछे लगी होती है। और पीए व्यू में कैसेट जो है वो आगे सीने के साथ लगी होती है और एक्सरे की लाइट जो है वो पीछे से पड़ती है। तो बाकी एक्सरे में हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि जैसे ये एपी व्यू का एक्सरे है, ये आईसीयू का एक पेशेंट है तो उसका एक्सरे है। तो एपी व्यू का एक्सरे से हमें ऐसे पता चलेगा कि ये जो रिब्स बने हुए हैं ये इस एंगल में आ रहे हैं। जो पीए व्यूज़ के होते हैं तो वो इस तरीके से उसका एंगल चेंज हो जाता है, वो इस तरीके से बने हुए आते हैं। दूसरी बात ये है कि फिर उसमें हम ये देखते हैं कि एक्सरे अगर जैसे ये कार्डिक साइज़ है तो हम इसको नापते हैं। जैसे ये जो है ये कार्डिक का एरिया है, तो इसको हम जैसे ये नापते तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये इसको हम नापते हैं। फिर ये जो वर्टेब्रल कॉलम है इसके मिड से एक्सरे के बिल्कुल ये जो इसका वर्टेब्रल ये है यहाँ तक नापते हैं। तो ये से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एपी व्यू है। और अगर ये पी व्यू होता तो ये सेम ये एक ही तरह के उसमें वो आता। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जैसे एक्सरे हमारे पास आता है तो एक्सरे में हम चेस्ट एक्सरे तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि लंग्स देख लें। पहले हमें ये देखना चाहिए कि नॉर्मल एक्सरे कैसे है और जो है एबनॉर्मल कैसे है। अगर हमें नॉर्मल का पता होगा तो एबनॉर्मल रीड करना आसान हो जाएगा। अब ये है, ये लंग्स के शेडो ये बता रहा है, ये राइट लंग है, ये लेफ़्ट लंग है, इसके दरमियान में ये हार्ट का शेडो आ रहा है। इस तरफ जो है लिवर होगा, इस तरफ जो है स्टमक होगा। अगर यहाँ पे एयर आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो एयर जो है स्टमक की एयर है, वो उसमें कोई मसला नहीं है। बाकी ये चेस्ट एक्सरे है, इसमें हम ये देखते हैं, इसको कहते हैं कोस्टोफ्रेनिक एंगल, और ये जो है इसको कहते हैं कार्डियोफ्रेनिक एंगल। ये यहाँ से ऐसे शुरू होता है, इसकी जो है ये शेड कार्डिक की वजह से थोड़ा सा डिम होता है, लेकिन ये है कि ये बिल्कुल आप गौर से देखोगे तो ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये कार्डियोफ्रेनिक एंगल है क्योंकि ये हार्ट की तरफ है, और ये कोस्टोफ्रेनिक एंगल है। ये दो एंगल इसमें देखते हैं। ये एंगल देखने में ये है कि फिर मैं आगे बताऊंगा कि उसमें जो है वो हम डिज़ीज़ फाइंडिंग में हमें पता चल जाता है, ये एंगल जो है वो गायब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अलावा जो है वो फिर हम इसमें ये देखते हैं कि जैसे ये कार्डिक है तो इधर जो है ये इस वाले एरिया को हाइलम कहते हैं। तो ये एओर्टिक नोच जैसे एओर्टा जो है ऐसे रन करता है, तो इसकी वजह से जो है ये वाला एरिया भी वाइट होता है। एक्सरे में दूसरी बात एक अहम बात ये है कि एक्सरे में एयर हमें ब्लैक नज़र आएगी, और वो जो फ्लूइड होगा तो वो फ्लूइड या ब्लड कुछ भी हो तो वो हमें वाइट नज़र आएगा। तो जैसे लंग्स के अंदर एयर होती है तो हमें ये ब्लैक नज़र आता है।
इसके अलावा एक्सरे में हमें फिर ये देखना है कि जैसे ये तो मैंने सारी चीज़ें बता दी नॉर्मल एक्सरे के। फिर इसमें हमने डिज़ीज़ देखनी है कि भाई अगर डिज़ीज़ हैं तो इसमें कौन कौन सी डिज़ीज़ हो सकती हैं। जैसे इसमें अगर इस एक्सरे में हम देखें तो ये तो नॉर्मल एक्सरे, इसमें ऐसा कुछ मसला नहीं है। जैसे इस एंगल का मैंने बताया था, अगर प्लूरल इफ्यूजन होती है तो वो ये एंगल गायब हो जाता है और वो क्रीसेंट शेप में ऐसे जो है वो फ्लूइड एक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है चांद की तरह, यानी कि ऐसे चांद बना होता है तो वो जो है वो क्रीसेंट शेप में जो है प्लूरल इफ्यूजन जमा होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा एक और है नीमोथोरिक्स। नीमोथोरिक्स मतलब ये है कि एक्यूमुलेशन ऑफ एयर इन प्लूरल स्पेस। तो वो जो है जैसे ये वाली एयर है और एक ये वाला ब्लैक एरिया है, तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर ये ब्लैक और ये ब्लैक सेम ही है तो मतलब ये है कि प्लूरल इसको नीमोथोरिक्स है। और अगर इसमें जैसे ये सर्कुलेशन हो रही है, इसमें जो है माइनर कैपिलरीज होती है, सर्कुलेशन हो रही है, तो इसका मतलब ये डार्क ब्लैक नहीं है, लाइट ब्लैक है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें प्लूरल इफ्यूजन नहीं है। तो इससे हमें कंफर्म होगा। अगर प्लूरल इफ्यूजन आएगी तो वो यहाँ पे ऐसे आएगी। इसके अलावा उसमें यह है कि एक तरफ के ब्रेथ साउंड गायब हो जाते हैं। जिस तरफ प्लूरल इफ्यूजन नीमोथोरिक्स होगा तो वहाँ पे जो है वो ब्रेथ साउंड गायब हो जाते हैं और ये एंगल भी गायब हो जाता है और वो ऐसे एलोंगेटेड हो जाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि भाई इस पेशेंट को नीमोथोरिक्स है। अगर बहुत ज़्यादा होगा तो तब ऐसे नज़र आएगा, अगर माइनर सा नीमोथोरिक्स होगा तो वो बहुत ही कम नज़र आना शुरू हो जाते हैं, एक ही साइड पे ऐसे एक लाइन सी नज़र आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट है उसका कोई नमूनिक पेज आ गया तो नमूनिक पेजेस अलग अलग जगह पे आ सकते हैं। जैसे लोबार नमूनिया है, अलग अलग नमूनिया है, तो वो किसी एक लोब को जो है वो टारगेट करते हैं। तो अक्सर जैसे यहाँ पे एक शेप आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा या यहाँ पे आ जाएगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि भाई इस पेशेंट को नमूनिया है। तो इसके अलावा एक और इसमें ये हो सकता है कि जैसे वो कंसोलिडेशन हो जाती है तो वो भी हमें पता चल जाता है, वो एरिया बिल्कुल वाइट हो जाता है। जिस जगह पे कंसोलिडेशन होती है तो वो जगह वाइट हो जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे ARDS वाले लंग्स होते हैं तो उसमें जो है वो ऐसे वाइट स्पॉट हमें नज़र आना शुरू हो जाती है, यानी कि कुछ जगहों पे वेंटिलेशन हो रही होती है और कुछ जगहों पे जो है वो परफ्यूजन नहीं होती है, तो इसकी वजह से जो है वो लंग कंप्लाइंस कम हो जाता है। और एक्सरे में भी हमें फिर कुछ इसी तरह का एक्सरे नज़र आता है। एक और कंडीशन है पल्मोनरी एडिमा। तो उसमें जो है वो एडिमा ऐसे होता है कि उसमें फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेशन ऐसे होना शुरू हो जाती है दोनों लंग्स में, तो वो फ्लूइड ऐसे जमा होता है, ऐसे जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो ये एक्सरे जो है वो गायब होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक और कंडीशन है, अगर कोई स्पेसिफिक लोब का इन्फेक्शन है या कोई लोब्स कोलेप्स हैं तो वो लोब उसमें से गायब हो जाता है। फिर उसमें यानी कि वो देखना पड़ेगा कि किस वजह से हैं इसको, यानी कि नमूनिया है या कोई और ऐसी डिज़ीज़ है, तो उसकी वजह से जो है ये एक्सरे में चेंजेस आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा फिर इसमें हम एक और चीज़ ये देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे लिवर सिरोसिस होती है या वो लिवर जो है थोड़ा सा कैल्सिफाइड हो जाता है, तो यहाँ पे ऐसे एक लाइन बनना शुरू हो जाती है, तो वो लिवर का हमें बताता है। मैं अपने हर लेक्चर में बताता हूँ कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमारी अच्छी होनी चाहिए, वो इसी वजह से, ताकि अगर आपको नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी पता होगी तो वो डिज़ीज़ फाइंडिंग करना फिर आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर स्टमक में एयर होगी तो वो यहाँ नज़र आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर एक्सरे में हम देखें तो इसमें जैसे ये हार्डवेयर है तो कुछ चीज़ें और भी होती है। जैसे अगर पेशेंट को NG लगी होगी तो वो हमें यहाँ नज़र आना शुरू हो जाती है, वो यहाँ पे ऐसे स्टमक की तरफ आएगी। अगर ETT ट्यूब लगी होगी तो वो जो है वो भी इस पेशेंट में नज़र आना शुरू हो जाती है। उसमें एक रेडियो पे एक लाइन होती है जो इसी मकसद के लिए होती है कि वो एक्सरे में हमें नज़र आ जाए, तो वो उसकी जो है पोजीशन होती है 2 सेंटीमीटर अबव द कैराइना, यानी कैराइना से 2 सेंटीमीटर ऊपर होनी चाहिए। तो वो जो है इस क्लेविकल के बीच में हो, यानी कि जैसे 2 क्लेविकल है तो इसके बीच में यहाँ तक आनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई फ्रैक्चर है तो वो फ्रैक्चर हमें सामने नज़र आ जाएगा कि जैसे क्लेविकल का है या कोई और दूसरी बोन्स का है तो वो हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा, तो वो चीज़ भी हमने इसमें देखनी है। ये सारी चीज़ें हमने। इसके अलावा एक और कंडीशन है सर्जिकल एम्पाइसीमा। सर्जिकल एम्पाइसीमा में ये होता है कि ये लंग्स तो सही होंगे, इसमें कोई मसला नहीं होगा, लेकिन वो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है स्किन के नीचे बिल्कुल। जैसे ये जो एरिया है ये स्किन का मसल मास है, तो इसमें जो है एयर जमा होना शुरू हो जाएगी। तो वो हमें ऐसे पता चलेगा कि जैसे ये ब्लैक शेडो यहाँ पे आ रहा है तो ऐसे ब्लैक लाइन ऐसे यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे या नेक के अराउंड जो है वो ब्लैक शेडो नज़र आना शुरू हो जाएगा।
जब उसको प्रेस करते हैं तो जैसे बबल्स टूटते हैं, तो वैसे हमें एग्जामिनेशन में पता चल जाता है कि भाई इसको सर्जिकल एम्फाइसीमा है। सर्जिकल एम्फाइसीमा किस वजह से बनता है? अक्सर ऐसा होता है कि वो बेरोट्रोमा की वजह से होता है, प्रेशर ट्रॉमा या वालियोट्रोमा किसी भी वजह से हो सकते हैं। बाकी इसमें एक और चीज़ है, जैसे ये एक्सरे है, एक मेल पेशेंट का एक्सरे है। अगर ये फीमेल पेशेंट का होगा तो उसमें ब्रेस्ट साउंड, वो ब्रेस्ट नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है कि जैसे हम एक्सरे करते हैं तो एक्सरे करने से पहले उसकी हम अलाइनमेंट चेक करते हैं। वो जो एक्सरे टेक्नीशियन होता है वो चेक करता है पेशेंट की अलाइनमेंट, यानी कि स्ट्रेट होनी चाहिए। जैसे ये एक्सरे है तो इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल सही है। अगर अलाइनमेंट में कुछ भी फ़र्क होता है तो वो फिर एक्सरे रीड करने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो और एक अच्छा एक्सरे करने के लिए जो है उसकी अलाइनमेंट बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। इसके अलावा एक और कंडीशन है, उसमें यह है कि जैसे एक लोब जो है वो बंद हो जाता है तो वो ट्रेकिया दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो वो भी हमें यहाँ नज़र आना शुरू हो जाता है कि भाई ये ट्रेकिया इसमें शिफ्टेड है और इसमें नहीं है, या इस तरफ शिफ्टेड है या उस तरफ शिफ्टेड है। इसके अलावा जो है, अगर इसके अलावा अगर कोई सवाल हो, कोई और चीज़ हो, या इसमें कोई चीज़ ऐसी हो जो रह गई हो मुझसे, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर लेक्चर पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।